स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज बात करेंगे महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में आखिरकार चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर ही दिया। देश इस विचार के साथ आगे बढ़ रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। यह अलग बात है कि चुनाव आयोग से 4 राज्यों के चुनाव भी एक साथ नहीं कराए, और जम्मू कश्मीर के चुनाव कराते समय चुनाव आयोग ने कहा सुरक्षा वगैरह को लेकर विषय रहते हैं, इसलिए एक साथ चुनाव कराया जाना संभव नहीं। अब द्वितीय चरण के अंतर्गत महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कराया जा रहा है। जैसे भी हो, विचार का विषय है, पर महाराष्ट्र के चुनाव खासे दिलचस्प हैं। दिलचस्प इसलिए हैं कि कल के दोस्त आज दुश्मन बनकर सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे पुराना कोई सहयोगी रहा तो वो शिवसेना रही। कौन सी शिवसेना रही? वो शिवसेना रही जिसका नेतृत्व बाल ठाकरे किया करते थे। लेकिन वक्त की बलिहारी है कि शिवसेना के साथ 2014-15 में अदावत हुई, फिर 2018-19 में ठीक तरीके की अदावत हुई। अब उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की आंख की सबसे बड़ी किरकिरी है, और उद्धव ठाकरे के लिए भारतीय जनता पार्टी से बड़ा शायद कोई दुश्मन नहीं है। हालत यह है इस समय पर कि शिवसेना बढ़ चुकी है जो पिछले चुनाव में थी। एक का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, दूसरे का उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। एनसीपी बढ़ चुकी है, एक का नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं, एक का नेतृत्व अजीत पवार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अजीबोगरीब स्थिति की शिकार है। विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें उसकी है, पर मुख्यमंत्री उसका नहीं है, और जो उसके मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ करते थे वो मजबूरी में मुख्यमंत्री बनकर बैठे, नाम उनका देवेंद्र फडणवीस है। तो ऐसे आपाधापी के बीच में महाराष्ट्र का खेल, पुराने चेहरे नया मेल, यह हमारा आज का विषय है। समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या होने जाने की हम उम्मीद कर सकते हैं। हरियाणा के संदर्भ में उम्मीदें धराशायी हो गई। कांग्रेस के आने की उम्मीद थी, भाजपा के साफ होने की उम्मीद थी, परिणाम आया भाजपा बरकरार रह गई, कांग्रेस धराशायी हो गई। महाराष्ट्र के संदर्भ में भी एक सामान्य वातावरण यह बना हुआ है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के खिलाफ हवा नहीं, तेज हवा है। बस कुछ ही दिनों की बात बाकी है, पर क्या इस हवा को बरकरार रख पाने में गठबंधन सफल रहेगा, जिसका नेतृत्व पता नहीं कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, शरद पवार कर रहे हैं, नाना पटोले कर रहे हैं, या कोई और कर रहा है? यह दिलचस्प विषय है। इस रोशनी में ही हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सेवानिवृत्त विंग कमांडर हनुमा आचार्य जी हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुकेश त्यागी जी हैं। किशोर तिवारी जी हैं, हमारा पसंदीदा चेहरा हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फहमीदा हसन खान है, नेता हैं एनसीपी के। और निरंजन परिहार जी हमारे साथ हैं, स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। चर्चा की शुरुआत किशोर तिवारी जी से करेंगे। किशोर तिवारी जी आपके पुराने दोस्त, मतलब भारतीय जनता पार्टी वाले, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। नाम है उनका चंद्रशेखर बावनकुले। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे अघाड़ी नेताओं के सामने कटोरा लेकर घूम रहे हैं। यहां से बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं तिवारी साहब? कटोरी लेकर घूम रहे हैं, अब वो तो बोलेंगे ही, लेकिन एक समय है कि ये लोग ही हमारे पास कटोरी लेके घूमते थे। लेकिन राजनीति में चर्चा होती है, राजनीति में मतभेद भी रहते हैं, मनभेद नहीं होते। हम बीजेपी से टूटे क्योंकि बीजेपी के आज की जो लीडरशिप है, जिसमें की अगुवाई नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी करते हैं, उनसे हमारे मतभेद थे, और ये मतभेद बहुत ज्यादा हो गए थे। बाद में उन्होंने हमारी सरकार गिराई, बाद में हमारे विधायक पूरे के पूरे चुरा लिए, ये सब हुआ। हम कांग्रेस के साथ गए। ऐसे तो बीजेपी भी महबूबा मुफ्ती के साथ गया, बीजेपी सबके साथ जाता है, आता रहता है। राजनीतिक इसमें किसी से भी समझौते होते ये होते हैं, लेकिन समय की वो मांग होती है। सरकार देनी थी, सरकार देने के लिए हमने, क्योंकि हमको बीजेपी से नाता तोड़ना था, और क्योंकि हम बीजेपी के नेतृत्व में बदल चाहते थे। आज भी अगर नितिन गडकरी को नेतृत्व दे दिया जाता है तो डॉक्टर साहब हमें कोई आपत्ति नहीं, फिर से चर्चा करेंगे। और मैं एक बताना चाहता हूं कि लोकसभा के अंदर लोगों ने नकारा है ये चीज
कि पार्टियां तोड़ना, लोक नियुक्त सरकार को गिरा देना, ये लोगों ने नकारा है। बीजेपी को तो ज्यादा ही फटका बैठा है। अब हम जनता में जा रहे हैं, अब उनका ये कहना है कि हम कटोरा लेके फिर रहे हैं, हम सोनिया जी के क्या बोलते उनके गोदी में चले गए हैं या राहुल जी के पास चले गए हैं, या हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है। अब मुझे बोलिए, बीजेपी से नाता तोड़ना यानी हिंदुत्व तोड़ना है क्या? मैं बता रहा हूं, 2.5 साल के कारगिर्द में उद्धव ठाकरे ने काम किया। वो रिपोर्ट कार्ड लेके जनता में जाएंगे, जनता से हम यही पूछने वाले हैं, क्या बीजेपी। किशोर जी, मैं जरा उलझन में पड़ गया हूं आपकी दलील से। हमने बताया कि नितिन गडकरी को अभी करें, हम नए सिरे से बात कर लेंगे, या आप तो बात कर लोगे, पर अनुमा जी और उनकी पार्टी क्या करेगी? बड़ा भरोसा कर रहे थे वो आप पर। आपको भाजपा से ऐतराज नहीं है, आपको अगर ऐतराज है तो देवेंद्र फडणवीस से। कुछ इस तरीके से आपकी बात से ध्वनित हुआ। ये कहां कांग्रेस वाले आपके भरोसे पर सपना देख रहे हैं, आज तो फिर पलटी मारने की तैयारी वो किशोर भाई, ऐसा लगा आपकी बातचीत से। हमें तो लगा कि आप भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे, ऐसी कोई बात कहोगे। आप तो वाकई भाजपा के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हो किशोर भाई। कोई किसी का दोस्त या दुश्मन हरदम के लिए नहीं रहता। आज हम कांग्रेस के साथ है और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के साथ है। हाँ, कांग्रेस बार बार स्वतंत्र वीर सावरकर लेके आ जाए या ऐसे उटपटांग मुद्दे ले जाए जिसमें हम बहुत डिफर करते हैं या हमें अड़चन हो जाए, या सनातन धर्म पे ही कोई टिप्पणी कर दे, तो नाराजगी तो हो जाती है ना। और कोई गठबंधन धर्म और हमारा सम्मान, ये भी चीज है ना, तो ये सम्मान हमारा बराबर रहना चाहिए। हमने चुनाव के मौके पर आप जिन बातों को कर रहे हैं, मन क्या है किशोर भाई? चुनाव से पहले ही साथ छोड़ने का इरादा है या चुनाव के बाद मुकेश त्यागी जी के साथ जाने का इरादा है? तो कुछ नहीं है। मुझे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जिस प्रकार की लीडरशिप भारत में भाजपा के पास है और स्टेट में है, हम तो नहीं जाएंगे उनके साथ, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा डॉक्टर साहब, तो आप एक उलझे हुए संपादक है और बात भी बहुत सीरियस टोन में करते हैं, तो ऐसा कोई अमर पट्टा लेके थोड़ी आए। और हमारा कांग्रेस से रिश्ता कितना पुराना है? 2.5 साल पुराना। वो तो हमारे 30 साल तक सहयोगी थे ना, 30 साल तक सहयोगी थे हमारे। अरे किशोर भाई, एक बार बताओ ईमानदारी से, ये कांग्रेस ने अभी तक उद्धव ठाकरे को सीएम फेस घोषित नहीं किया है, इसके कारण आपके ऐसे जज्बात निकल रहे हैं या कोई और ख्यालात मन में आ रहे हैं, इसलिए ऐसे जज्बात आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं? भाजपा के साथ तो आप इसीलिए छूटे ना कि वो उद्धव ठाकरे को सीएम पद की कमान देने के लिए तैयार नहीं हुए थे। ये कांग्रेस ही भी उसी राह पर जाते हुए दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस के जो हाईकमांड है उनको इन्होंने द्विधा में डाल दिया है। क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र के जो नेता है तो उनको लोकसभा में उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा ना, और विदर्भ मराठवाड़ा से तो बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, और बीजेपी के तो आंसू निकाल डाले। और हमने 21 सीट लड़ी और हमारी कुछ सीटें दुर्भाग्यवश हार गए और कुछ सीटें हम हारे। इस वजह से एक चुनाव के भरोसे ही वो कह रहे कि ये चुनाव के बाद जिसके एमएलए ज्यादा रहेंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। अब ये बात है, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के बच्चे को हटाया गया था, पार्टी में उसके पीठ में कंजीर खोद के उसको हटाया गया था, पैसे के सहारे उसको निकाला गया था, तो उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। लेकिन क्या करे, अब कांग्रेस का ये रोना ही है। सब लोगों को है ना सीएम बनने की आस आ जाती है। मैं देखा अभी हरियाणा में भी यही हुआ कि हुड्डा साहब ने अपने ही आदमी को टिकट बांटी। महाराष्ट्र में नाना पटोले जो है वो अपने आदमी को टिकट बांट रहे। अब मैं देखो विदर्भ में वगैरह हमको 62 में से 4 टिकट ले लो बोल रहे। अरे जब पहली बार सरकार बनी थी तो हमारे 18 विधायक आए थे, पिछली वक्त हमारे 12 विधायक थे। अरे देखो, अपमान और सम्मान में फर्क होता है। और कहते हैं हाईकमांड को पूछेंगे, हाईकमांड को पूछेंगे, कितना हाईकमांड को पूछेंगे? अब हमने सोचा है हम हाईकमांड से बात कर लेते हैं
और ऐसा कुछ नहीं है। 288 सीट की हमारी तैयारी है और हमने इसके पहले भी 2014 में जब बीजेपी ने उन्माद किया था और हमें अकेला छोड़ा था, हम लड़ लिए। मुझे जाना था मुकेश त्यागी जी के पास, पर मुझे जाना पड़ेगा अनुमा आचार्य जी के पास। हालात ऐसे बन गए हैं चर्चा में। क्या कहती है अनुमा जी? अभी हरियाणा के सदमे से उभरे नहीं, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले आपको सदमा लगने के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किशोर जी की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या कहती हैं आप? ये हरियाणा के नतीजों ने महाराष्ट्र में आपके सहयोगियों के हौसले बुलंद कर दिए। हमें उम्मीद थी कि विरोधियों के हौसले बुलंद होंगे, ये तो आपके दाएं बाएं खड़े होने वालों के भी हौसले बुलंद हो गए। इन हालात पर क्या कहती है अनुमा जी? सबसे पहले तो आपको और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ जी। और उसके बाद ये कि किशोर जी बहुत ही संजीदा, बहुत ही वरिष्ठ, बहुत अनुभवी ऐसे नेतृत्व उनका है और वो जब भी प्रवक्ता के रूप में जब भी आए हैं तो उनसे हमेशा जिस तरह की शालीनता एक एक्सपेक्टेड होती है उस तरह से ही हमारी हमेशा बात हुई है। हमारा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने कभी भी इलेक्शन के पहले मुख्यमंत्री का पेज घोषित नहीं किया है, चाहे वो हरियाणा चुनाव ही क्यों नहीं थे। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कांग्रेस से अगर तोड़ दे तो अलग अलग सभी पार्टियों को निगलने की स्थिति में है, तो ये उनके लिए सूट करता है। बहुत मुफीद है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कांग्रेस के खिलाफ एक तरह का माहौल बनाए। मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं जो हरियाणा के चुनाव हैं उनको मानती ही नहीं कि उसको पूरी तरह से वो निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस को नीचे गिराने के लिए तकनीक का सहारा लिया है। अगर जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हुआ है, सारे प्रमाण खुलेंगे और अगर लोकतंत्र के सामने उसका सच आएगा तो हम ये जानते हैं कि कांग्रेस जिसका काडर, कांग्रेस ने हमेशा अपने सहयोगी दलों का साथ दिया है, साथ लेकर चली है, इतिहास ये बताता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है, और एक चीज तो ये है ना कि इस समय तो बावनकुले जी की पार्टी को उधार का सिंदूर लेकर सुहागन बनी हुई है, तो उनको हमेशा सत्ता से ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं है। और एक चीज याद रखिए हिमांशु जी, चुनाव केवल कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूती से लड़ती है, कौन सी पार्टी ज्यादा खर्च करती है, यही नहीं होता। चुनाव तो लोकतंत्र में जनता की पसंद या नापसंद का होता है। जबरदस्ती जो हम माहौल खड़ा करते हैं मीडिया के द्वारा, कोई भी लोग, आपको नहीं कह रही, सब कि वहां जाट और गैर जाट आपस में संगठित हो गए, तो मराठा और गैर मराठा आपस में हो गए। एक नॉर्मल सामान्य वोटर है ना, वो इतनी ज्यादा निटी गिटी में नहीं जाता। उसको लगता है कि अगर उसने दो दो बार किसी को मौका दिया है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो वो बदलाव चाहता है। इसमें बहुत ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं जो तकनीक की तरफ, तकनीकी तरीके से इन्होंने चुनाव को अपने पक्ष में किया है, उसके ऊपर दोबारा मैं उंगली उठाऊंगी। और मैं ये कहती हूँ कि जनता की इच्छा भी होती है, इस लोकतंत्र में जनता को आदत है ज्यादा से ज्यादा दो मौके देती है, बार बार मौके। देखो अनुमा जी, मतलब हरियाणा का तो वो जिक्र केवल इसलिए किया था मैंने कि देखो विरोधी हौसले में वो तो ठीक है, पर आपके सहयोगियों का भी हौसला बुलंद हो गया, इस पर आप कुछ कहेंगे? आप तो हरियाणा की मीमांसा करने में लग गए, थोड़ा यहां पर रहिए ना। महाराष्ट्र में बात करने के लिए भी पर्याप्त मटेरियल है। आपने कितनी खूबसूरत बात कही कि भाजपा उधार के सिंदूर पर सुहागन बनी हुई है, वो तो ठीक है, पर कांग्रेस में भाजपा के सौजन्य से जो सिंदूर लगा हुआ है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के रूप में, उसे मिटाने के लिए इतनी लालायत क्यों है? वो किशोर तिवारी जी बता रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता बाल ठाकरे के बच्चे को फिर से सीएम बनाने के लिए लालायत है। आप ज्ञान दे रहे हैं। वो क्या है, चुनाव का नतीजा आएगा, नतीजे के बाद में मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। किशोर तिवारी जी तो बहुत अनुभवी हैं, बहुत संजीदा है, आपने खुद बताया, मेरे कहने की बात नहीं है। उनकी संजीदगी के साथ कही गई बात यह है कि देखो महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना चाहती है, और जो जो पार्टी उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए साथ आएगी वो सीट पाएगी। आप अपनी सीटें क्यों घटाना चाहते हो? हिमांशु जी, आपने पहले कहा महाराष्ट्र में बहुत मसले हैं। जी हाँ, बहुत मसले हैं महाराष्ट्र में।
सबसे बड़ा मसला भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जरूर सुनी होगी, किस तरह से एमएसआरडीसी ने उठा के एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लोगों को दिया जिससे महाराष्ट्र की टैक्स पेयर जनता का 10,000 करोड़ से ज्यादा उस कंपनी को चला गया। और उस कंपनी के दाम बहुत ज्यादा थे, जो L1 होता है वो L1 ही नहीं थी, लेकिन उसको उन्होंने ठेके दे दिए। काम था सड़क बनाने का, पुणे जो रिंग रोड है उसका काम था, लेकिन उन्होंने क्या करा, उसमें सुरंग डाल के सुरंग बनाने वाली कंपनी का नाम कर दिया। तो इस तरह से महाराष्ट्र के लोगों का जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, उस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है वहां। तो इस समय जो सरकार है वो इतने भ्रष्टाचार में है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि आज लोकतंत्र को स्थापित करने की जरूरत है हर जगह। अभी लोकसभा चुनाव में हमने देखा महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास आघाड़ी को ही अपना समर्थन दिया, और उसमें सभी पार्टियां शामिल है। मैं ऐसा कहती हूँ कि हो सकता है भविष्य के गर्त में वो भी भविष्य में ये भी रखा हो कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी ही मुख्यमंत्री बने, हो सकता है कोई और बने, क्योंकि लोकतंत्र में विधायक दल जिसे चुनते हैं मुख्यमंत्री वो बनता है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी कभी कायम नहीं रहती, वो मनोनीत करती है। लेकिन हम हमेशा इसी तरह से विधायक दल का नेता चुनते आए हैं। तो मैं समझती हूँ इस समय बहुत घबराने की, बहुत हड़बड़ाने की किसी चीज की जरूरत है नहीं। उस समय का जो शासन था महाविकास आघाड़ी का, उसको जनता याद करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब आपकी इस बात से स्पष्ट असहमति है कि महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे को फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेचैन है? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता? ये किशोर तिवारी जी की समझ गड़बड़ है, खाम में परेशान हो रहे हैं लोग, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ऐसा ही है ना अनुमा जी? आप जहां ले जा रहे हैं वहां तो नहीं ही जाऊंगी। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से चिढ़कर वोट दिया, और जो सरकार बनी थी उसको जनता पसंद करती थी। आज भी महाविकास आघाड़ी का जो आज का स्ट्रक्चर है उसमें लोगों का विश्वास है, और ये लोकसभा के चुनाव में बहुत साफ साफ जाहिर हुआ। बड़ा अजीब सी बात है, अनुमा जी बोल रही है लोगों का महाविकास आघाड़ी में विश्वास है। चर्चा साफ तौर पर बता रही है कि महाविकास आघाड़ी का परस्पर कोई विश्वास नहीं है। इन सबके बीच में भाजपा कहां खड़ी है? हमारे साथ में मुकेश त्यागी जी हैं। जितनी अकुलाहट, जितनी व्याकुलता, जितनी बेचैनी अनुमा जी और किशोर जी के बयानों के साथ बोध होती है, वैसी ही बेचैनी, वैसी ही हड़बड़ाहट देवेंद्र फडणवीस वाली भाजपा और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बीच में भी महसूस होती है मुझे। शिंदे जी महीने भर के सीएम हैं या आगे भी सीएम रह लेंगे, फडणवीस 1 महीने के लिए डिप्टी सीएम है और अब सीएम हो लेंगे। इस चक्कर में ऐसा तो नहीं कि दोनों ही विपक्ष में बैठे हुए हम लोग देख लेंगे? क्या कहते हैं मुकेश जी? बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई महाराष्ट्र की, है ना? बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, आपको नमस्कार और तमाम को पैनलिस्ट को नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके दीदार में हो गए, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आपके साथ मुझे डिबेट का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आपके साथ बहुत आनंद आता है जी। और किशोर जी के साथ तो और भी आनंद होता है, क्योंकि उनकी किशोर अवस्था अभी तक समाप्त नहीं हुई है। और किसी चैनल में किशोर जी को किसी ने कहा था बहुत क्यूट और नॉटी है, तो मतलब किशोर जी का जो है बड़ा आनंदित रहता है। और अभी अनुपमा जी ने अभी आप ये देखिए कि अभी आपस में किस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं अभी किशोर जी, किस प्रकार से कहा है कि सब हमारा किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे कोई सिद्धांत नहीं है, बहुत लचीले लोग हैं, और हमको लेकिन मुख्यमंत्री के आधार पर जो है हमें उद्धव ठाकरे जी ने हमारा साथ छोड़ा। उनको 2.5 साल के बाद भी उनकी जो सत्ता लोलुपता थी वो समाप्त नहीं हुई, उसी के आधार पर छोड़ा। और आज उनका नामो निशान कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी में कहीं का नाम नहीं लिया जा रहा कि भाई आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि हमारी संख्या बल उनसे बहुत ज्यादा थी, और उन्होंने हमारे मोदी जी के और उनके पोस्टर लेकर के वो चुनाव जीते। तो उसके बाद भी हमने उनको 2.5 साल की सत्ता बड़े आराम से सौंपी। जब उनकी सिद्धांत बदले तब हमने उनसे विड्रॉ किया, लेकिन कांग्रेस तो कुछ भी करने को तैयार नहीं। तो ये तो आज वस्तु स्थिति है महाविकास आघाड़ी की। हमारा जहां तक सवाल है, अगर आप देख लीजिए किस प्रकार का उदाहरण हमने पेश किया है। फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री थे, हमने उनको उप मुख्यमंत्री बना करके वहां पे, और तभी आपने उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की या कोई भी उनका वक्तव्य उठा के देख लीजिए जिन्होंने एकनाथ शिंदे पर कोई टिप्पणी करी हो, कोई आलोचना करी हो। तो इस प्रकार का सैद्धांतिक मैं समझता हूँ कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में करी है। और मैं आज आपको एक और बात बता दूं डॉक्टर हिमांशु,
महाराष्ट्र में शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो बिल्कुल चूर की स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि लोगों को अब ये नहीं रहा है कि ये व्यक्ति जो है किसी भी दिशा में जा सकता है अपनी सरकार बनाने के लिए। वो कांग्रेस का हाथ पकड़ सकती है, जो कि बाला साहब का ये था कि मैं सपने में भी सोच नहीं सकता कि कांग्रेस के साथ हम लोग गठबंधन कर सकते हैं। तो आज उन्होंने सिद्धांत को जो है पूरा तोड़ मरोड़ आप करके थोड़ा उलझ गए मुकेश त्यागी जी, और अब आप उलझ गए हैं तो मैं थोड़ी सी कोशिश आपको सुलझाने की करता हूं। देखो, उद्धव ठाकरे के संदर्भ में आप जितनी भी बात कह रहे हो ना, 57 सीट वाली शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद देने के लिए तैयार नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी चरणों में दिखाई दे गई 40 सीटों वाले एकनाथ शिंदे के पास। अपने नेता के सम्मान और स्वाभिमान को भी गिराने में संकोच नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर यह कहा था गठबंधन की सरकार के अस्तित्व में आते समय कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, इसलिए मैं इस सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। आपने उस व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान को ताक पर रखकर उप मुख्यमंत्री पद पर जबरिया बिठा दिया। यह आपका अतीत का घटनाक्रम है। अब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में तो चलो द्वंद्व है किस बात का कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या मुकेश त्यागी जी ये स्पष्ट करने के लिए तैयार है कि देखो, एकनाथ शिंदे जी हमारे नेता हैं, हमारे गठबंधन के, वो मुख्यमंत्री हैं, हम चुनाव में जा रहे हैं, जीत कर आएंगे, एकनाथ शिंदे को आप मुख्यमंत्री की पद पर शपथ लेते हुए फिर से देख पाएंगे। थोड़ा उदारता का परिचय दीजिए मुकेश जी, थोड़ी स्पष्टता लाइए। तो लगे ये कांग्रेस, ये शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली क्या पार्टियां हैं। स्पष्टता अगर किसी के पास है तो भाजपा के पास है, स्पष्टता है तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास है। जी मुकेश जी, इंतजार कर रहा हूं मैं बड़ी बेचैनी से, और मेरे दर्शक भी। डॉक्टर हिमांशु, मेरा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें जलेबी बनानी नहीं आती। कांग्रेस को जलेबी बनानी बहुत अच्छी आती है, वो जनता को खिलाती भी है, और उसी जलेबी के जाल में फंस गई ये बेचारी शिवसेना कि वो कैसे उस जाल से बाहर निकले। लेकिन जहां तक मैं आपको बताऊंगी, गंभीर विषय है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमने शिवसेना की नामयाती के बाद भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, और उद्धव जी एकनाथ शिंदे के 40 आने के बाद भी उनके मुख्यमंत्री। लेकिन अगर आपके बीच में करार है, आपके बीच में एक समझौता है, सैद्धांतिक समझौता है, उसके आधार पर आप कोई पोस्ट देते हैं मुख्यमंत्री की, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमारा समझौता एकनाथ शिंदे के साथ होता है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, आप नीतीश कुमार का उदाहरण देख लीजिए, उनकी कम संख्या बनाई, हमने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो अगर ये करार भारतीय जनता पार्टी में होता है तो उनको निश्चित मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन हम ये नहीं कि हमने करार तो कुछ किया एकनाथ शिंदे के साथ, और कल एकनाथ शिंदे झूठ बोलने लगे, जैसे उद्धव ठाकरे ने बोला था कि हमारे साथ ये हुआ था कि नहीं बना रहूंगा मुख्यमंत्री। तो ये जो इस प्रकार की अगर बातें उनके सैद्धांतिक रूप से हमारे जरूर विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमने आप सैद्धांतिक राजनीति की है। आप चाहे नीतीश कुमार का उदाहरण ले लीजिए, और जब देवेंद्र फडणवीस जी को नड्डा जी का फोन आया तो उन्होंने अविलंब उस पोस्ट को स्वीकार किया। होती है थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक अड़चन, जो व्यक्ति स्थान पे बैठा हो उसको द्वितीय स्थान पे आप ले आए तो हो सकता है मनोवैज्ञानिक, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते उनका प्राथमिक सिद्धांत ये था कि जो पार्टी का आदेश है मैं उसका पालन करूंगा। तो ये तो हमारे यहाँ स्थिति, हमारे ये नहीं कि राजस्थान में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कौन है अखिलेश। मतलब इनकी आपस में आप जो अभी आप संजय राउत के देख लीजिए कि दिल्ली से जाके पूछते हैं, हाँ भाई हमारे पास समय नहीं है, 20 को चुनाव होने वाले हैं, ये अभी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से एक इनका एमएससी आएगा, एमएससी बताएगा, तो उनके डिस्कशन होंगे, इनके सीट जाके कब एलोकेट होंगे। तो शिवसेना को वहां पे आतुर हो रही है, शिवसेना कह रहे हैं हमारे नाम को डिक्लेयर करिए, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हमारे आधार पे आपको वोट मिलने वाले हैं। कांग्रेस कह रही मैं सीनियर पार्टी हूँ। तो इनके मतभेद तो मैं समझता हूँ कि जग जाहिर है, पब्लिक देख रही है। तो किस आधार के ऊपर, किस कॉन्फिडेंस पर महाविकास आघाड़ी को वोट मिलने वाले हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है महाराष्ट्र की जनता के सामने। अब ये प्रश्न चिन्ह का उत्तर तो लोकसभा चुनाव में मिला। जो आपका गठबंधन है, चारों खाने चित्त था। आपने देखा कि नहीं देखा लोकसभा चुनाव के परिणामों के आंकड़े को मुकेश जी? ये आपको पढ़ के सुनाऊं आप किस तरीके से निपटे, और अनुमा जी, किशोर जी का गठबंधन किस तरीके से आपको सत्ता में रहते हुए भी दोनों जगह, देश में भी और प्रदेश में भी, निस्त नाबूद कर गया। क्या कहते हैं मुकेश जी, नए सिरे से विचार करने की जरूरत? हरियाणा का भी जिक्र कर लीजिए डॉक्टर वाजपेयी। हरियाणा में भी आप सब तमाम लोगों ने, मध्य प्रदेश में तमाम जगह ये कहा गया था बीजेपी की शिकस्त हो रही। तो अब तो क्या हुआ
और देखिए असेंबली चुनाव और पार्लियामेंट्री चुनाव में बहुत फर्क होता है। मैं समझता हूँ स्थानीय मुद्दे पब्लिक के सामने हैं और जिस प्रकार से 2.5 साल का सुशासन जो है उद्धव ठाकरे से हुआ जनता के सामने सबको पता है, तो इसलिए आप उस पर दोनों का कंपैरिजन ना करें। मतलब आपका आशय यह है कि देखो, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर जितने सफल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उतने सफल नहीं रहे। इसलिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को वैसे वोट नहीं मिले, गठबंधन को वैसे वोट नहीं मिले, लेकिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर इतना बेहतर काम किया है कि अब आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा है मुकेश जी? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है, ये तो बहुत सामूहिक, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। 3 इंजन का एक इफेक्ट होता है कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि जो जितनी भी केंद्रीय नीतियां हैं उसका जो है लाभ जो है जनता को मिले। इसके अलावा तमाम स्कीम एकनाथ शिंदे जी ने जिस प्रकार से उन्होंने लाडली बहना का किया हुआ है, लोग कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, पैसे नहीं बचेंगे, बैच में आ जाएंगे। अरे भाई, हिमाचल प्रदेश का हाल आपने देखिए, कांग्रेस ने क्या कर दिया। वहां पर लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, डीए बढ़ाने की तो बात बहुत दूर है। इसी प्रकार से कर्नाटक के अंदर स्थिति बहुत गंभीर होगी, वहां के मुख्यमंत्री करप्शन में पकड़े जा रहे हैं। तो ये वो लोगों के सामने बहुत एक सामूहिक एक कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन सामने आता है डॉक्टर हिमांशु, कि हम क्या ऐसी सरकार किसी के हाथ में पकड़ा दें जिसकी पृष्ठभूमि जो है भ्रष्टाचार से बढ़ी हो। इतिहास जो है पूर्ण, अभी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी हत्यारे जो है वो कांग्रेस थी। तो जनता ये दोगला और इस प्रकार का जो इनके मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं वो जनता के सामने, और महाराष्ट्र की जनता बहुत परिपक्व है। मैं और थोड़ा सा मैं देखिए ट्रांजिशन था, फ्लक्स था, शिवसेना 2 फाड़ हुई, एनसीपी 2 फाड़ हुई, उसके बीच में थोड़ा सा फ्लक्स का टाइम था, लेकिन अब जनता ने बिल्कुल मन बना लिया, कंसोलिडेशन हो चुके हैं थॉट्स के। उनको पता लग गया कि कौन कितने पानी में है, कौन हमारा फ्यूचर जो है किसके हाथ में बेटर है, किसका मुस्तकबिल बेटर है। तो आप वोटर के सामने तो मुकेश जी मुझे स्पष्ट कर दीजिए, देखो आपको कितनी बड़ी जानकारी है कि जनता ने तय कर लिया है कि उसका भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। तो मेरा एक सीधा सवाल है मुकेश जी, जनता के जहन में जो स्पष्टता है ना, वो इस कार्यक्रम में स्पष्ट करिए, किसके हाथ में भविष्य ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा उज्जवल है? देवेंद्र फडणवीस के हाथों में या एकनाथ शिंदे के हाथों में? आपकी बात पे एतबार करते हुए सवाल है मेरा। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो जो है महायुति सरकार के हाथ में उनको महसूस हो रहा है कि उनका वो है। अब इसमें मुख्यमंत्री कौन बनता है, एकनाथ शिंदे बनते हैं या देवेंद्र? लेकिन हमने एक प्रयोग करके आपके आगे दिखा दिया, हमने एकनाथ शिंदे जी को बनाया मुख्यमंत्री और उनको दूसरे स्थान पर बैठाया। तो ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं है कि साहब ये कोई रूढ़िवादिता हो। थोड़ा साफ बात करो ना आप भाई, जैसे देश के सामने स्पष्टता आप बताते थे गर्व के साथ कि देश नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। मुकेश जी कितने खूबसूरत तरीके से हमारे कार्यक्रम में बोलते थे, मुग्ध हो जाता था जब आप बोलते थे। वैसे ही मैंने पूछा, आपको जानकारी हो गई है महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, तो महाराष्ट्र की जनता किसको चाहती है? एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, देवेंद्र फडणवीस को देखना चाहती है, या इन दोनों को ही पिटा हुआ माल समझ लिया है जनता ने, कोई नए चेहरे को देखना चाहते? थोड़ा मदद कीजिए ना मुकेश जी, उतनी ही दमदारी से, उतनी ही खूबसूरती से, जितनी दमदारी और खूबसूरती से आप नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में हमें बताया करते थे। ओके हिमांशु, आप बड़े चतुर और वरिष्ठ पत्रकार है। आप कोशिश ये करते हैं, ये सिद्धांतिक रूप से मैं इसी पर रहूंगा, हमारे यहाँ कर्मिता किसी की नहीं है, न देवेंद्र फडणवीस की है, न एकनाथ शिंदे की। जिस प्रकार से मुकेश जी को पता है जनता किसे चाहती है, लेकिन जनता की मंशा की परवाह नहीं की जाएगी। जिसे हाईकमान जाएगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुकेश जी हमें ये समझाना चाहते हैं। मुझे जाना है फहमीदा हसन खान जी के पास में, लेकिन अनुमा जी कोई हस्तक्षेप करने जा रही है, एक बात शेप उनका सुनते हैं। जी अनुमा जी। बस इतना कहना चाह रही थी कि बीजेपी की प्रवक्ता को यह मालूम होना चाहिए, और उन्हें मालूम है कि बीजेपी का ना कोई राष्ट्र धर्म है ना हिंदू धर्म है, एक ही धर्म है, सत्ता और वर्चस्व। और कह रहे थे कि हमने बड़ा उदाहरण पेश किया है। वाह वाह, क्या उदाहरण पेश किए बीजेपी ने, भाई भाई आपस में धोखा दे, इस तरह का उदाहरण आपने अजीत पवार के केस में भी देखा है और एकनाथ शिंदे के में भी देखा है। और अभी इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने उस 100 स्कीमों को और पॉलिसीज को लागू करने से मना कर दिया है, जिसके कारण महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा से इतर अलग कराए गए थे। एक तो ये बात है, और दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी जी आजकल एक ऐसा आउटडेटेड फैशन गारमेंट बन गए हैं जिसे 80% डिस्काउंट दे देकर एक के साथ एक फ्री करके जबरदस्ती चला रही है बीजेपी।
तो ये खोटा सिक्का जो हो चुका है, ये महाराष्ट्र के चुनाव में जनता इसका कमाल कर दिया अनुमा जी। 240 सीटें जिसके चेहरे के साथ में आई वो आउट ऑफ डेटेड हो गया, खोटा सिक्का हो गया, और जिसके नेतृत्व में 100 सीटें भी नहीं आती हैं वो खराब सिक्का हो गया। गजब है आपका। लेकिन बहरहाल आपसे आगे बात करूंगा, मुझे फहमीदा हसन खान जी के पास जाना है, एनसीपी के प्रवक्ता के तौर पर वो मौजूद हैं। फहमीदा जी थोड़ा रोशनी देंगी? नमस्ते हिमांशु जी। जी जैसे मैं आप सभी की चर्चा अभी सुन रही थी, हिमांशु जी ने जैसे बताया कि बहमतीय लोग हैं महाविकास आघाड़ी के, तो सबसे पहले बात तो मैं इनसे करूंगी कि टोल माफी आपको आखिरी दिन क्यों करना पड़ा? पहले भी 5 साल फडणवीस जी थे, उसके बाद में आपको अगर सत्ता देनी थी शिवसेना को तो आपको विधायक तोड़ के क्यों सत्ता देनी पड़ी? पहले ही इनसे गठबंधन कर लेना, उनका गठबंधन था ही ना। वो 2.5 साल मांग रहे थे, इन्होंने आनंद फानंद में 5 साल शिवसेना को सत्ता दे दी। इससे अच्छा उद्धव ठाकरे जी तो 2.5 साल ही मांग रहे थे। दूसरी बात यह है कि एक बाजू शिंदे जी गौ माता को राज्य माता का दर्जा घोषित करते हैं, उसके बराबर 6 दिन बाद में सबसे बड़ी 40 करोड़ की कत्ल खाने की परमिशन फटाफट साइन करते हैं। 40 करोड़ का टेंडर उत्तम के अंदर, तो कौन किसको वे रुपया बता रहा है? दूसरी बात के महाराष्ट्र के जहां से सब रोजगार आने वाले थे वो सब के सब बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने पूरे के पूरे गुजरात में ट्रांसफर कर दिए। तो महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि हमें जो काम दे, हमारे जो महंगाई कम करे, रोजगारी कम करे, हम उसे चाहते हैं। अगर सारे के सारे प्रोजेक्ट आप महाराष्ट्र के अभी आगे भी अगर 5 साल सत्ता इनको देते तो ये तो पूरा महाराष्ट्र को कंगाल कर देंगे। जो महाराष्ट्र आज नंबर 1 पे आता था उसको इन्होंने 8 नंबर पे लाया। आज हंगर स्टेट में देखो 105 नंबर में, जो देश अपना 55 नंबर के इस पे था आज 105 में पहुंच गया। तो कौन सी इन लोग बात कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि 105 जन को घर पे बिठा के इन्होंने डिप्टी सीएम फडणवीस जी को बनाया। फडणवीस जी को उसमें भी उन्होंने 2 भाग किया, आधी सीट उन्होंने अजित पवार जी को दी और आधी इनके पास रखा। तो क्या ये चाहते हैं? और महाराष्ट्र की जनता अभी सब देख चुकी है, जान चुकी है कि हमें किसे लाना है, महाराष्ट्र का विकास कैसे होने वाला है और महाराष्ट्र को कैसे हमें फायदा पहुंचाना है। तो थोड़ा हमें भी बताइए ना फहमीदा जी, महाराष्ट्र की जनता किसको लाना चाहती है और क्यों लाना चाहती है? आघाड़ी को पता है कि जो रोजगार है, अगर फॉक्सेन जैसे जो उद्धव ठाकरे जी जब हमारी महाविकास आघाड़ी जब 2.5 साल थी, कितने 3 से 4 प्रोजेक्ट 6 प्रोजेक्ट मेरे को लगता है यहाँ थे, जो जैसे ही ये सत्ता में बैठे वैसे उन्होंने गुजरात पूरे ट्रांसफर कर दिए। और आनंद फानंद में 2.5 साल कुछ काम नहीं किया, लेकिन 10 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए, आमदार भी उनके हो गए, टोल माफी भी हो गई, लाडली बहन हो गई, लाडले भैया हो गए, ये सारी योजनाएं उन्होंने 8-10 दिन के अंदर कर दी। तो 2.5 साल में क्यों नहीं किया? और एक बात जो इनके ही मंत्री जी नितिन गडकरी बोलते कि हमारे पास में पैसे नहीं है देने के लिए, तो आगे कैसे हम लोग चलाएंगे? ये बाजू अडानी 7 रुपया मीटर था वो 8 रुपया कर दिया, यहाँ सिलेंडर में भी पैसे बढ़ा दिए, यहाँ जो दाल चावल तेल वगैरह सब था उसमें भी पैसे बढ़ा दिए। तो एक बाजू घर के बजट पे इन लोग पैसे ले रहे और वहां यहाँ 8,000 का बजट 12,000 13,000 कर रहे और यहाँ 1,500 रुपया दे रहे। तो लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्या कर रही है। और 2.5 साल कुछ नहीं करने के बाद 10 दिन 15 दिन में सारे इन्होंने निर्णय एक साथ में। फहमीदा जी थोड़ा विषय पे आते हैं ना, आपने ये तो बार बार बता दिया कि इन्होंने 10 दिन में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर जो महाविकास आघाड़ी बता रहे हैं उसके बीच में जो सिर्फ फुटबॉल चल रही है उस पर भी आपकी दृष्टि जा रही है कि नहीं जा रही है? कैसे उद्धव ठाकरे कांग्रेस को ठीक करने में लग गए हैं और कैसे कांग्रेस के नाना पटोले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ठीक करने में लग गए हैं, और उसके बीच में आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए ना। देखिए 20 से 25 सीट के ऊपर मनमुटाव थोड़ा सा है, वो भी चर्चा करके मेरे को लगता है परसों संडे है, संडे के दिन सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और जो वरिष्ठ हमारे बैठे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से निर्णय लेंगे। और ये जनता को भी उम्मीद है और हम लोगों को भी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा में जैसे रिजल्ट लाए हैं तो उसी पर डिस्कशन चल रही है कि जो जिसका जोर जहां है वो सीट उनको दी जाए, भले पहले कोई भी लड़ा हो। तो उसी पे सिर्फ मनमुटाव 288 में से 20 या 25 सीटों पे ही कुछ चल रहा है, बाकी की सीटें क्लियर है। फहमीदा जी
मनमुटाव केवल सीट को लेकर नहीं है, मन में जो टसल है वो चेहरे को लेकर है। चेहरा कौन? उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहती है मतदाता फैसला चेहरे पर करे और चेहरा उद्धव ठाकरे घोषित करे। क्या फहमीदा जी मानती हैं कि महाराष्ट्र की जनता टूटी पड़ रही है उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जैसा किशोर तिवारी जी बता रहे थे? इसलिए कांग्रेस को सर झुकाकर शिवसेना की बात को मान लेना चाहिए, उद्धव ठाकरे को सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए। क्या कहती है फहमीदा जी? देखिए, हमारे अध्यक्ष शरद पवार जी ने 2-4 दिन पहले ही कहा है कि जिस हिसाब से सीट शेयरिंग होगी उसके बाद में जिसकी भी सीटें ज्यादा आएगी, ताकि जो बीजेपी का हाल हुआ कि 105 सीट आने के बाद भी उनका मुख्यमंत्री पद पे नहीं आया चेहरा और दूसरे को तोड़ फोड़ करके उनको करना पड़ा, तो ये चीज ना हो, इसी वजह से पवार साहब ने भी यही कहा है कि देखो जैसे भी सीट है सीट शेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद में जिसकी भी सीट ज्यादा आएगी उसका सीएम पद देंगे। जिसको सीट ज्यादा मिले वो सीएम के पद पर बैठे, इस विचार के साथ में कांग्रेस, इस विचार के साथ शरद पवार की एनसीपी, लेकिन शिवसेना की तो जिद है चेहरा हम ही को घोषित होना चाहिए, उद्धव ठाकरे को होना चाहिए। निरंजन परिहार जी मेरे साथ में हैं, क्या कहते हैं निरंजन जी? हरियाणा महाराष्ट्र में दोहराया जाने वाला है। हरियाणा में हमने तमाशा देखा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा जी के बीच के द्वंद्व का। क्या कहते हैं आप? हरियाणा से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी? भाजपा को अभी से बधाई दी जाए या थोड़ा इंतजार किया जाए? एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हरियाणा के जीत के बाद में जिस तरह से बीजेपी और उसके साथी दलों में महाराष्ट्र में जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है, उसका बिल्कुल विपरीत विरोधी दलों में चल रहा है, जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और ये कांग्रेस के साथ में। ये उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ यहां तक कि अब देखिए अखिलेश यादव भी अब कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश में है। आज उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमको सीटें चाहिए, जितनी सीटें चाहिए उतनी नहीं मिल रही, और कल वो भी यहाँ आ रहे हैं मुंबई में। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं और साफ साफ दिख रहा है, परिदृश्य ऐसा बन रहा है कि ये सारे लोग तो एक हैं, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना एकनाथ शिंदे, लेकिन इधर विपक्ष में अफरा तफरी चल रही है, आपस में इन पे बात नहीं बन रही है। देखिए कल करीब 9 घंटे की इनकी लगातार मीटिंग हुई, 288 सीटों में से 260 सीटों पर फहमीदा जी बिल्कुल सही कह रही है कि लगभग 260 सीटों पर इनके नाम तय हो गए। जो 28 सीटें बची थी और 28 सीटों पर आपस में चर्चा हुई और वो मामला इनका बन नहीं पाया, जम नहीं पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि वे 28 सीटें हैं जिनकी वजह से इस गठबंधन में दरार पड़ रही है और एक दूसरे के मन में खींचतान पैदा हो रही है। संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस से हम कोई बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने आज दिन में केसी वेणुगोपाल ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात की, जो दूसरे जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं मुकुल वासनिक, उनसे बात की और उन्होंने ये कहा है कि मैं महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, हम राहुल गांधी से बात करेंगे। अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए कल अशोक गहलोत आ रहे हैं, दिग्गज नेता है कांग्रेस के, वो महाराष्ट्र में आकर कल 3 बजे उनकी प्रदेश कांग्रेस के साथ में मीटिंग है और उसके बाद में उनका अगला चरण तय होगा। अच्छा एक बताओ परिहार जी, देखो अभी तो महाविकास आघाड़ी का पता भी नहीं है बहुमत आएगा नहीं आएगा, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर इतनी तनातनी है। यहां पर मामला ठीक ठाक है क्या? जो सत्ता में बैठे हुए हैं, एकनाथ शिंदे ने मन बना लिया है कि 20 नवंबर के बाद में मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना है, और देवेंद्र फडणवीस के घर पे उतनी भीड़ दिखने लगी आपको कि 21 नवंबर को फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री हो जाना है। थोड़ा इसमें भी तो बताइए ना, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, पवार, इनका झगड़ा तो अपनी जगह, इधर क्या हालात है? दो चीजें एकदम साफ हो रही है कि विपक्ष में तो झगड़ा है मुख्यमंत्री बनने का, और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनमें ताकत सारी एक तरफ लग रही है कि कैसे भी करके सत्ता में आना है। अभी फिलहाल उनको मुख्यमंत्री पद का न तो कोई चेहरा घोषित करने की बात हुई है, न आपस में लड़ाई की बात हो रही है, न देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री अगला फिर मैं ही बनूंगा, न एकनाथ शिंदे ने कहा है। अभी दिल्ली में इनकी मीटिंग चल रही है, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे तीनों दिल्ली में अमित शाह जी के साथ में मीटिंग इनकी हो रही है। अब मुझे लगता है थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी, देर रात तक कोई फैसला भी आ जाएगा।
बीजेपी ने लगभग अपने 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। 50 सीटें अजीत पवार लड़ेंगे, 70 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलेगी, बाकी 10-12 सीटें जो बचेगी वो निर्दलीय और जो छोटे दल साथ में उनको मिलनी है। तो इनमें लड़ाई तो मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई अब तक तो सामने तो नहीं आई है, लेकिन ये मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार। एक टिप्पणी और चाहिए निरंजन जी मुझे, ये अनुमा जी भी हमें बताने की कोशिश कर रही हैं, फहमीदा जी भी हमें बताने की कोशिश कर रहे हो, किशोर तिवारी जी भी कोशिश कर रहे थे कि जो अभी सत्ता में उनका जाना तो तय है, उनके कर्म ऐसे हैं कि वो सत्ता में नहीं रहेंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? जो कर्म अभी विरोधी दिखा रहे हैं अपने जनता के बीच में, नाना पटोले, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं एक महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी जो राजनीतिक फैक्टर रह रहे के सामने आता है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन वो एक दाऊद है। अब आप ये समझिए कि आज ही प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार के बारे में कहा है कि वो दाऊद से मिलते रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के टाइम में ऐसी बात करने को फायदा नहीं। ये बात बरसों से होती रही है, आज तक न तो उसके कभी तथ्य सामने आए, न कोई उसके प्रूफ कोई पेश कर पाया। लेकिन हम प्रकाश अंबेडकर से ये बात पवार साहब के बारे में कहलवाना, ये महाराष्ट्र की ऐसी राजनीति का हिस्सा है कि शरद पवार को रॉन्ग बॉक्स में खड़ा किया जाए। आप ये देखिए कि ये 6 बड़ी पार्टियां हैं, 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 7वीं पार्टी है राज ठाकरे की, जो दिखती हुई पार्टी है। पार्टी बहुत छोटी है लेकिन नेता बहुत बड़ा है महाराष्ट्र के लिए भीड़ जुटाने वाला। ऐसी इन सारी पार्टियों के बीच में जो सत्ता में बैठे वो लोग, इनका इतना तो तय है कि उनको फिर से सत्ता में आना है। मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई फिलहाल उनके अभी तक सामने नहीं आई है, और मेरा ऐसा मानना है कि उनका नेतृत्व इतना स्ट्रांग है कि वो दिल्ली से अगर कह दे कि मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर वही बनेगा। उनमें से न तो अजीत पवार नाराज होकर बाहर निकल सकते, न एकनाथ शिंदे बाहर निकल सकते, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल जो है वो सत्ता में आना है। मुख्यमंत्री बनने की बात उनकी बाद में आएगी। निरंजन परिहार जी इतनी स्पष्टता से बता रहे हैं। अनुमा जी, आप समझ पा रही हैं निरंजन जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में आप बार बार ईवीएम मैनेजमेंट इसी पर जा रही हैं, जबकि पूरे लोग बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान दे लीजिए, कुमारी सैलजा चीख चीख के बोल रही थी, मैं उकलाना से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। सुनिश्चित किया गया कोई भी प्यादा चुनाव लड़ ले, लेकिन वजीर कुमारी सैलजा, राष्ट्रीय महासचिव, सांसद सिरसा चुनाव ना लड़ बैठे। और वैसे ही हालात अब महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। गांव बसा नहीं है, खेत में फसल लगी नहीं है, काटने वाले हंसिए लेकर चले आ रहे हैं। अनुमा जी, अभी भी आपको लगता है कि चेतने की जरूरत नहीं है, सचेत होने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत नहीं है? क्या कहती है? जागने की जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जागने की जरूरत जनता को भी है और विपक्ष की सारी पार्टियों को है। क्योंकि हरियाणा चुनाव जब तक हुआ नहीं था तब तक सारे लोग एक सुर में बोल रहे थे, उसके बाद जस्टिफिकेशन आने लगे, इसलिए हो गया, उसलिए हो गया। जो असल कारण है मैं जानती हूँ, मैं कहती हूँ, मेरा पूरा विश्वास है हिंदी हार्टलैंड से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को हटाने की साजिश है। इसलिए तेलंगाना कर्नाटक की कहानी यहाँ नहीं लानी चाहिए, जम्मू कश्मीर दिल्ली की भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वहां राज्यपाल और एलजी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं निरंजन जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कहा कि मुंबई में इस समय दाऊद की टीम थी, यानी कि दाऊद की डी टीम थी। आजकल महाराष्ट्र में केवल एक बी टीम है, वो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, जो घोर भ्रष्टाचारी है। क्या होती है ना, उसका उनके अंदर कोई अस्तित्व नहीं, केवल हेकड़ी, केवल अहंकार, केवल साजिश, केवल लॉजिक, जबकि जबरदस्ती मढ़े जाते और गोदी मीडिया के जरिए मढ़े जाते। देश इस समय कूटनीति के मामले में धराशायी हुआ है, सबको दिखता है, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे फाइव आई कंट्रीज हो। देश की गरिमा पर धक्का लगा है, इसी तरह देश के लोकतंत्र पर धक्का लगा है। यहाँ हर तरह का छल कपट भारतीय जनता पार्टी करती है। उसके पास ईडी है, उसके पास सीबीआई है, उसके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इन एजेंसियों के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर अपना जबरदस्ती का वर्चस्व काबू करती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोगला जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझती हूँ सबसे बड़ा अगर ये शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उनको मुबारक करके उनको देती हूँ
क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, जिस तरह से 9 राज्यों में उन्होंने सरकार बदली है, उसके पहले उसमें बीजेपी ही उस दोहरे चरित्र की मालिक नजर आती है। केवल सत्ता, निरंजन जी ने कहा, केवल सत्ता एक ही धर्म है, ना कोई राष्ट्र धर्म है, ना कोई सनातन धर्म है, केवल सत्ता का इकलौता धर्म है भारतीय जनता पार्टी के पास। और हमारे देश की जनता देखेगी, लोकतंत्र समझ रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये लोकसभा चुनाव में आपने क्या सेटिंग बिठाई थी? देखो, पूरा मीडिया भाजपा और उसके सहयोगी दलों की 400 से ऊपर सीटें ला रहा था। जब एग्जिट पोल आया ना, तो बड़े बड़े चैनल ने भी 401 तो दिखाई दिया। 401 ऐसा हुआ नहीं। अब हरियाणा के संदर्भ में भी ऐसा हुआ नहीं। कोई 65 दिखा रहा था, कोई 60 दिखा रहा था, कोई 50 दिखा रहा था। आपसे फिर कहता हूं, क्या वाकई अनुमा जी आपको लगता है कि आपकी पार्टी के अंतर विरोध ने हरियाणा की आपकी फलती फूलती फसल को ऊपर बेमौसमी पानी नहीं डाल दिया? दूसरा, किशोर तिवारी खुलकर कहकर गए, ज्यादा आंख दिखाओगे, हम 288 पर पहले भी अकेले लड़ लिए, इस बार भी लड़ लेंगे। क्या मन है आपका? लड़ ले किशोर तिवारी और उनकी पार्टी 288 पर अकेले। देश तो आपके साथ है, आप तो सत्ता में आ ही जाओगे, भाजपा तो निपट ही जाएगी। जी, लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के अंदर ये अकड़ थी कि हमने राम मंदिर बनवाया है तो सारी सीटें हमें मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने वो टेक्नोलॉजिकल जो प्रॉब्लम वो खड़ा करते हैं वो नहीं किए। लेकिन आज मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बीजेपी प्रवक्ता से पूछकर बताइए कि महायुति का चेहरा कौन? बताइए। आप पूरे समय पूछते हैं महाविकास आघाड़ी का चेहरा कौन है, कौन है, कौन है। हम तो हर बार कह रहे हैं विधायक दल अपना नेता चुनेगा, लेकिन महायुति का चेहरा कौन है, ये कौन बताएगा? और भारतीय जनता पार्टी, अनुमा जी देखो, आपने निरंजन परिहार जी की बात को गंभीरता से सुना नहीं, इसलिए आपने चाहा कि मैं मुकेश त्यागी जी से यह सवाल करूं, और आपने मेरी बात को भी गंभीरता से नहीं सुना था। मैंने मुकेश त्यागी से 3 बार कोशिश की थी उत्तर पाने की, वो उत्तर दिए नहीं मुझे, ये भी आपने साफ महसूस किया। समस्या यह है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी मौजूदा सरकार के घटक दलों में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं है जो सड़क पर आ गई हो कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। आपके संदर्भ में यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आपका एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल स्वयं ही इस बात को लेकर चौराहे पर हांडी फोड़ रहा है इज्जत की गठबंधन की कि हमें चेहरा घोषित करो, और नहीं करते हो तो फिर उसका परिणाम भोगो। अब अनुमा जी, इसमें आप नाराज हुई है तो उद्धव ठाकरे जी से हुई है, नाराज होना है किशोर तिवारी जी से हुई है, अब हम पर, मुकेश जी पर, निरंजन परिहार जी पर नाराज होकर क्या हासिल करेंगे? निरी लोगों पर गुस्सा, वो भी पूर्व सैन्यकर्मी और वर्तमान राजनीतिक को शोभा देता है क्या? मैं आपसे बार बार बता चुकी हूँ, जो हम अपनी बार बार नियत नीति कुछ नहीं बदलते। कांग्रेस हमेशा जहां पर भी हो अपना विधायक दल ही अपना नेता चुनता है, ये नई बात नहीं है। आप उसी को मुझसे कई तरह से कहलवाते हैं। मैंने एसएसबी दिया है, एसएसबी में एक ही सवाल को 10 तरह से पूछा जाता है, और हम आम फोर्सेज में तब जाते हैं जब एक तरह का जवाब देते हैं। हम एक तरह के लोग होते हैं, हमारे 2-4 चेहरे नहीं होते। तो मेरा जो चेहरा है, जो मेरा जवाब है, वो एक बार है, वही है विधायक दल अपना नेता चुनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेता थोपा जाता है। अब क्या बताऊं अनुमा जी, विधायक दल की बैठक तो आज हरियाणा में भी हुई, नेता नहीं चुन पाई, कह दिया हाईकमान तय कर दे, वही नेता हो जाएगा। कहानी सब जगह एक सी होती है। अब आपको क्या बताएं? आपको पता होता है तो हम क्या बताएं, पर फिर भी हम मुकेश त्यागी जी के पास आते हैं। और मुकेश त्यागी जी, ऐसे हालात में आप लड्डू बंटवाने का या बनवाने का ऑर्डर कब करने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपने विरोधियों को तो आपस में उलझा दिया है, मामला आपका काफी फिट सा बैठ गया है। क्या कहते हैं, ऐसा हुनर आप कहां से लाते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की जो स्थिति है हिमांशु जी, बहुत मजबूत स्थिति है। हमारे कार्यकर्ता जो हैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। हमारे पीछे एक बहुत बड़ा संगठन है। कांग्रेस के अंदर देख लीजिए, सिर्फ एक ही फेस है, वो राहुल गांधी की, वो भी हरियाणा के चुनाव में जो है अमेरिका निकल जाते हैं। तो उनकी गंभीरता लोगों के सामने मालूम है कि भाई वो सोचने लगे कि जो हरियाणा में यात्रा करेंगे और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से लोकसभा में चुनाव में हमारे रिजल्ट आए थे, उसी प्रकार से हम जीत जाएंगे। तो इनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सब 1% पार्टी है कांग्रेस।
हमारे ये स्थिति नहीं है। हमारे जो है स्थानीय नेताओं को पूरा उनको सशक्तिकरण किया गया है। अब आपने देख लिया मध्य प्रदेश में भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स को वहां पे फील्ड किया। दोनों स्टेट में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, कोई ऐसे चेहरे लेके आए मुख्यमंत्री के जिनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था, उनको बुलाया और वो आज बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर स्थिति आप ये देख लीजिए, किशोर तिवारी जी ने कैसे पब्लिकली इनके 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 मुंह पे एक तरीके से, मैं तो कह रहा हूँ, झापड़ी मारा है कि अगर आप ज्यादा आए दाएं करेंगे तो हम जो है छोड़ छाड़ करके अपना इलेक्शन लड़ जाएंगे। तो ये तो इनकी आज वस्तु स्थिति है कि इनके आपस में ही कोई वो नहीं है। उधर उधर जो है समाजवादी वाले कह रहे हैं कि भाई मैं तो ट्वीट किया, वो अबू हाशमी कह रहे हैं मैं ट्वीट करके इनको इशारा किया कि भाई हम भी खड़े हुए हैं, हम भी कॉर्नर में इंतजार कर रहे हैं, हमको भी एक दो सीट दे दीजिए। तो ट्वीट करके तो इनका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये तो हालत है महाविकास आघाड़ी की आज की जो वस्तु स्थिति है। अच्छा एक बार बताओ मुकेश जी, वो आपने अबू आजमी का ट्वीट पढ़ने का समय निकाला, वो रामदास अठावले ने भी आपको कोई पत्र लिखा है, उसे भी पढ़ने के लिए समय वो में निकाले कि नहीं निकाले, कि केवल अपने विरोधियों के पढ़ते हैं, अपने वालों के नहीं पढ़ते? हमारे यहाँ देखिए केंद्रित अनुशासन है, हर प्रकार की विचारधाराओं को जमीन पे नहीं लाया जाता। हमारे यहाँ विचारधाराओं को जो है एक प्राइवेट रूम में बैठ। अरे देखो मुकेश जी, अब बात ईमानदारी से करो। आपने कितनी गंभीरता के साथ में हनुमाचार्य जी पे कटाक्ष किया कि वो अबू आजमी ने जो है कहा है हम भी खड़े हैं, वो ट्वीट आपने पढ़ लिया। हमने भी थोड़ा सा होमवर्क किया है तो हमने पूछ लिया आपसे। वो आपके सहयोगी है रामदास अठावले, उन्होंने पत्र लिखकर 21 सीटें मांगी आपसे। कुछ ध्यान व्यान दे रहे हैं? का वक्तव्य नहीं आएगा जिस तरह किशोर तिवारी दिखे गए हैं कि अगर हमको नहीं। अरे अभी बात अबू आजमी की कर रहे थे, अब आप किशोर तिवारी जी की ढाल बना ली है। भाई अबू आजमी और रामदास अठावले, थोड़ा बराबरी का मामला चलने दीजिए ना। एकनाथ शिंदे को लेकर हमने पूछा था, तब तो आप मौन हो गए। भाई उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में कह रहे हैं तो एकनाथ शिंदे के साथ आप क्या डील कर रहे हो, उसका उत्तर दिए क्या आप हमें? एकनाथ शिंदे के साथ हमारे साथ खड़े हो, मजबूती से खड़े हो, हमारे साथ पूरा चुनाव प्रचार में रहेंगे। और कहीं उन्होंने कोई भी विद्रोह का सुर अभी तक बोला हो या उन्होंने कहा अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं साथ छोड़ दूंगा, या तो साफ साफ बोल के चले गए किशोर तिवारी जी। मतलब प्रवक्ता के स्तर पर जो है बोल के चले गए कि हम छोड़ देंगे। हाँ तो उन्होंने जो आपके साथ किया वो कांग्रेस के साथ में भी बता दिया। आप नहीं माने तो आपको छोड़ दिया, कांग्रेस नहीं मानेगी कांग्रेस को छोड़ देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? इन्होंने आप पार्टी के साथ हरियाणा में 5 सीट बेचारे मांग रहे थे खड़े होकर के, सर 5 सीट दे दीजिए। उसमें भी राहुल गांधी जी का आत्मविश्वास जो है वो आसमान छू रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। लेकिन इनका कोई भी मुद्दा, सब चले हो कारतूस है, कोई भी मुद्दा आज तक ठोस, वो जलेबी बनाने में लगे हुए हैं। देखो मुकेश भाई, आप बार बार राहुल गांधी को बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, और आपने स्वयं ही हमें यह बताया कि देखो जब हरियाणा का चुनाव था ना, उस समय पर राहुल गांधी हरियाणा से अमेरिका चले गए। तो ऐसा समझ में आया आपकी बात है कि देखो राहुल गांधी अमेरिका चले गए ना, इसलिए कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। अब राहुल गांधी चुनाव तक देश में ही रहेंगे, महाराष्ट्र में भी रहेंगे। आपका मामला कितना मुश्किल हो गया। राहुल गांधी अब विदेश नहीं जाएंगे जब तक महाराष्ट्र का चुनाव नहीं हो गया। अब आप क्या करेंगे मुकेश जी? आपका तो निपटना तय हो गया ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। मेरा कहने का तात्पर्य यह था हिमांशु जी कि इनको गंभीरता से जनता ने लेना बंद कर दिया। ये गंभीर पार्टी नहीं है, ये बस इलेक्शन में जो बरसाती मेंढक की तरह बाहर आते हैं, हल्ला उल्ला करके फिर अपने बिल में छुप जाते हैं। इनका ना तो देश के प्रति कोई आस्था है, जिस प्रकार से ये पूरे विश्व में जाकर के हमारी प्रजातंत्र का मजाक बनाते हैं। मुकेश जी, आपने हरियाणा के नतीजों को वाकई देखा था क्या, जो आप ये बात कह रहे हैं? ये 39.9% वोट मिले आपको हरियाणा के मतदाताओं से, और जिसको कोई गंभीरता से नहीं लेता ना, जो चुनाव में मेंढक की तरीके से निकल कर आते आप बता रहे हैं, उस कांग्रेस को भी 39% वोट मिले हैं। एक बेहद समर्पित संगठन, बेहद संजीदा राजनीति के बाद 1% वोट का अंतर भी नहीं ला सके आप उस पार्टी के मुकाबले जो आपके अनुसार चुनावी मेंढक है। ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है मुकेश जी, क्या कहते हैं आप? सीट कन्वर्शन तो हमारा ज्यादा है। अरे अभी तो जो बात कर रहे हो उस पर हो ना मुकेश भाई, आप तो बड़े संजीदा प्रवक्ता हो, आंकड़ों पे बात करते हो, समीकरण पे बात करते हो। तो पूछ लिया मैंने आपसे, चुनावी मेंढक और संजीदा राजनीतिक दल दोनों के वोटों में 1% का भी अंतर नहीं रहा, ऐसा क्यों हुआ? हिमांशु जी, एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज होती है। 10 साल हमारी सत्ता थी वहां पर,
तो अगर थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी का फायदा इनको मिल गया तो आप इसको ये कह रहे हैं कि ये पूरा नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल आपकी बात पर सवाल कर लेता हूं। मैं कहां कुछ कहता हूं, मैं तो ज्यादा कुछ कहता ही नहीं हूं। बहरहाल हनुमान जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, पर मैं एक बार निरंजन परिहार जी की टिप्पणी लेना चाहूंगा। परिहार जी क्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई आपको लग रहा है कि सत्ता विरोधी दल अपने हालात खुद खराब कर रहे हैं, या चुनाव जब विधिवत शुरू हो उस समय हालात खराब ना हो इसलिए अभी ही अपने समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक बात यहां पर बहुत साफ है कि महाराष्ट्र के जो दो दल है बड़े, एनसीपी और शिवसेना, वो चार पार्टियां हो गई हैं। और चार पार्टियां होने के बाद में भी इस 40 विधायक साथ होने के बाद भी इस महाराष्ट्र के प्रति जो लोगों के मन में मान सम्मान है, तो अजीत पवार का निश्चित तौर से फिर से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में प्रोफाइल थोड़ा अच्छा बना है। लेकिन शिवसेना इस मामले में पूरी तरह से असफल रही है कि वो एकनाथ शिंदे को गद्दार जब कह रही थी, तो अब तक महाराष्ट्र में शिवसेना का कोई भी व्यक्ति या महाराष्ट्र का व्यक्ति कोई भी अजीत इसको एकनाथ शिंदे जी को सत्ता में है और साथ में होने की वजह से उनका लोगों के प्रति काम करने का जो रवैया है वो भी ज्यादा अच्छे तरीके से सबके सामने आया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है उसमें उद्धव ठाकरे धीरे धीरे इनके विपक्षी खेमे के खलनायक बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो मान के चल रहे हैं कि वो सबसे बड़े नेता है और जनता में प्रभाव भी उनका सबसे ज्यादा है, लेकिन जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि बाल ठाकरे के बेटे का कांग्रेस से गठबंधन करना उनको रास नहीं आया। देखिए, राजनीति में हर तरह की बातें होती है। निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है, देखिए आज की तारीख में कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है इनके प्रदेश अध्यक्ष के अलावा। भले इनके चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर थे हैं अभी पृथ्वीराज चौहान, उनके पास कोई वोट दिलाने की ताकत नहीं बची। सुशील कुमार शिंदे जैसे बहुत बड़े और दिग्गज नेता को पार्टी ने इस तरह से दरकिनार कर दिया कि अब वो भी कोई बहुत ज्यादा वोट बैंक अपना शेयर कराने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है। इनके एक मुख्यमंत्री अशोक चौहान जो थे वो बीजेपी में चले गए। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र को एक तरह से सत्ता लोलुप नेताओं का एक बहुत बड़े कुनबे वाला प्रदेश कहा जा सकता है कि यहाँ के सबसे ज्यादा नेता, जो निश्चित रूप से नेता सारे सत्ता लोलुप होते नहीं तो राजनीति में आते ही नहीं, लेकिन पद के लिए इधर उधर तत्काल भागने वालों के तौर पर जो देखे जाते हैं वो सबसे ज्यादा नेता महाराष्ट्र में है। तो इसका खामियाजा सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो बड़ा खामियाजा सत्ता में नहीं होने की वजह से कांग्रेस तो कुल मिला के सभी अभी ऊहापोह की स्थिति में है। आखिरी बातचीत के लिए हनुमान जी के पास आना चाहता हूं। कुछ उम्मीद कर रहे हैं हनुमान जी? अंतिम बिंदु पर आ रहे हैं। हरियाणा से सबक लेंगे या हरियाणा को दोहरा कर रहेंगे? सवाल केवल इतना है। देखिए, जब इंडिया गठबंधन है तो जिम्मेदारी हरेक दल की है कि वो अपनी अपनी तरफ से इस लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करे जिसमें वो सब इकट्ठा होकर सामने आए हैं। भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता को मुझे ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें ऐसी जरूरत है कि मोदी जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उनको राहुल जी का नाम लेना पड़े। लेकिन राहुल जी की जो इनका जो सम्मान है, जो इनका महत्व है, उस सामने उन्होंने खुद दिखा दिया। जब वो खालिकी बैनन की तरह खुद पलटते गए और राहुल जी के नाम पे कहते रहे जो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर कह दिया कि वो यहाँ चले गए वहां चले गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक धर्म सत्ता है, लेकिन हमारा धर्म लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र के लिए जो भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में है उनको एक साथ मजबूती से खड़ा होना बहुत जरूरी है। चर्चाएं करना हमारा एक नियति है। हम चर्चा करके एक अच्छे निर्णय पर जरूर पहुंचेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो विदर्भ में हमारा कांग्रेस का, जैसे निरंजन जी ने भी कहा, महाराष्ट्र में हमारा एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है जो देश के लोकतंत्र को, संविधान को प्यार करता है। वो लोकतंत्र अपने लिए चुनाव करेगा, बीजेपी के जो साजिशों की, षड्यंत्र की राजनीति में नहीं आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। ऐसा हनुमान जी मानती है। तो कुल मिलाकर अभी इस पर तो जाइए ही मत आप लोग कि चुनाव का परिणाम क्या रहेगा। चुनाव तक जो गठबंधन आज दिखाई दे रहा है, क्या वो गठबंधन बचा रह जाएगा? अभी पहले इसी की चिंता कर लेते हैं। गठबंधन का जो स्वरूप होगा नामांकन के आखिरी दिन,
उसके बाद आकलन करेंगे एक बार फिर इन सभी मेहमानों को लेकर कि चुनाव में क्या होगा। इंतजार करते हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सादा प्रणाम।